हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाब सक्सेस मंत्रा। तो आज हम लोग हमारी डेली 10 एमसीक्यू सीरीज में इंडियन पॉलिटी के ऊपर 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही है और ये जो सेशंस है वो कहीं ना कहीं जो आपकी खामियां हैं, आपकी जो प्रिपरेशन में कमियां हैं उनको उजागर कर रही होगी। और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उन पे काम कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो और हर दिन आप नई चीज सीख रहे हो। क्योंकि जिस तरह का आजकल एग्जाम हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो आप लोगों को रेगुलरली जो है वो इसी डायरेक्शन में मूव करना है, जहां पे हर दिन आप कोई नई चीज पढ़ो, जो अभी तक आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो और उसके साथ साथ जो एग्जाम का नेचर है वैसे ही एमसीक्यूज को सॉल्व करो, वैसे ही अपने आप को एसेस करो। क्योंकि पिछले 2 सालों में जो हम लोगों ने स्पेसिफिकली अगर मैं पीपीएससी की बात करूंगा, तो पीपीएससी ने जो एग्जाम का लेवल है वो बहुत डिफरेंट कर दिया है। चाहे पीसीएस है या बाकी जो एग्जाम जो पीपीएससी डायरेक्टली कंडक्ट कर रहा है। तो यही कारण है कि ये जो 10 एमसीक्यू सीरीज है इसमें उसी लेवल के क्वेश्चन जो है वो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके साथ डिस्कस किया जाए। इसके साथ साथ जैसे आज का जो हमारा पॉलिटी का सेशन रहेगा, तो आज हम लोग कुछ ऐसे पॉलिटी के ऐसे अनयूजुअल टॉपिक्स भी पिक करेंगे जो नॉर्मली स्टूडेंट जो है वो रीड नहीं करते हैं। क्लियर? तो आप लोगों ने हमेशा यही कोशिश करनी है कि जो भी आपकी प्रिपरेशन में, चाहे जो टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन कम है तो वो ऑब्जर्व करिए कि कम है। और जब जो भी आपके नोट्स और उस नई इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करिए, या एक ऐसा टॉपिक जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा हुआ है उसको भी अपने नोट्स के अंदर इंटीग्रेट करिए। क्योंकि आपको नहीं पता है कि एग्जाम में किस टॉपिक के ऊपर किस तरह का सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। तो यही रीजन है कि आप लोग कोशिश करोगे कि जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा मेहनत करोगे, पढ़ते रहोगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, एक ही चीज रहती है कि जो इंसान हमेशा अपनी गलतियों को ऑब्जर्व करता रहता है और उनको ठीक करता है, बहुत लोग ऐसे रहते हैं, बहुत लोगों को ऑब्जर्व एनालाइज ना रियलाइज होता है कि यार ये मैंने गलत कर दिया है, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम करते रहते हैं। तो जो इंसान जो है वो इस चीज के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेता है, सक्सेस जो है उसको किसी ना किसी तरह से जरूर मिलती है। तो आप लोग भी यही कोशिश करिए, स्पेसिफिकली जब आप लोग स्टूडेंट लाइफ में हो। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हमारे द्वारा शुरू किए गए हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। चाहे मैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की बात करूं, मेंस स्पेसिफिक करंट अफेयर की बात करूं, जो सिर्फ पीसीएस एग्जाम के लिए हैं, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाए जाते हैं जो पीसीएस एग्जाम के लिए भी है, या जो पीपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उनके लिए भी है, या उसके अलावा जो बाकी जो हमारे ग्रुप बी ग्रुप सी सर्विसेज के एग्जाम्स रहते हैं उनके लिए भी अलग अलग स्ट्रैटेजी सेशंस, प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पंजाब सक्सेस मंत्रा के ऊपर आप सब लोगों को देखने को मिल रहे हैं। क्लियर? तो चलिए आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो वो शुरुआत करते हैं। ये सीबीआई के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो न्यूज में काफी रहती है। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो ढंग से पढ़ना है, इनकरेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ सीबीआई, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पहला है, इट ऑपरेट्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर काम करती है। दूसरा है, इसकी जो पावर्स, ये जो अपनी पावर्स को डिराइव करती है वो करती है फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। तीसरा है कि जो भी आपका जो सीबीआई है वो सीबीसी यानी कि जो आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसके अंडर वो काम करती है। अगर कोई भी करप्शन से रिलेटेड केस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर जो है वो चल रहा है तो सीबीआई सीबीसी के अंदर इन्वेस्टिगेशन करेगी। और फोर्थ है कि जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है, दे कैन ऑर्डर सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट एनी क्राइम विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। क्लियर? कि बिना स्टेट्स की परमिशन के जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है वो सीबीआई को ऑर्डर दे सकते हैं, उसको ऑथोराइज कर सकते हैं कि वो किसी भी स्पेसिफिक क्राइम का जो है वो इन्वेस्टिगेशन करे। क्लियर? तो 4 ऑप्शंस आप सब लोगों के सामने हैं, जल्दी से जो है वो अपना आंसर मार्क करिए कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है यानी कि जो स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है वो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो सीबीआई है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर नहीं आती है। जो सीबीआई है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन के अंदर आती है। इसके साथ साथ हमेशा ध्यान रखना, नो डाउट सीबीआई अपनी पावर जो है वो डीएसपीई एक्ट 1946 से डिराइव कर रही है, लेकिन इसकी फॉर्मेशन के लिए ना ही कोई एक्ट पास किया गया है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई प्रोविजन है। यही कारण है कि जो सीबीआई है ये आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके साथ साथ अगर मैं सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का जिक्र करूंगा तो अभी तो सीबीआई ऑलमोस्ट हर केस की ही इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी है। तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की अगर मैं बात करूंगा तो सीबीआई जो है वो स्टेट में तभी इन्वेस्टिगेट कर सकती है अगर वहां की स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सीबीआई को ऑथोराइज करे। तो बहुत बार आप लोग देखते हो
कि कभी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम लोग जो है वो सीबीआई को परमिशन नहीं देंगे कि वो हमारे यहाँ पे जो है वो केसेस की इन्वेस्टिगेशन करे। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डर देगा सीबीआई को, तो सीबीआई जो है वो फिर बिना स्टेट की कॉन्सेंट के भी किसी भी स्पेसिफिक केस की जो है वो क्या कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। तो ये था आपका पहला सवाल। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। पहला है इन गोपालन केस 1950 द सुप्रीम कोर्ट declared that the protection under article 21 is available only against the arbitrary action of the executive। क्लियर? जो आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के साथ डील करता है, तो वो बेसिकली सिर्फ जो एग्जीक्यूटिव है उसी के ही आर्बिट्रेरी एक्शन के खिलाफ जो वो प्रोटेक्शन देता है। ये गोपालन केस में कहा गया फर्स्ट स्टेटमेंट जो वो ये है। सेकंड है आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली मेंशंस द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्लियर? तो पहले तो आपको एक्सप्लिसिटली का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली। क्लियर? कि सीधा सीधा जो है वो आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का के बारे में लिखा गया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जिक्र किया गया है। तो दो स्टेटमेंट जो वो आप सब लोगों के सामने है, जल्दी से जो है वो अपना आंसर मार्क करिए कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। तो देखिए आपका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपका आंसर है ए, यानी कि जो सिर्फ पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। जो गोपालन केस था वहां पे आर्टिकल 21 जो है वो सिर्फ यही कहा गया था कि आर्टिकल 21 सिर्फ जो आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शंस है उसी से ही आप लोगों को प्रोटेक्ट करता है, लेजिस्लेटिव एक्शन से जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करता। यानी कि अगर पार्लियामेंट के द्वारा या लेजिस्लेचर के द्वारा कोई भी कानून पास किया गया, तो चाहे वो जैसा मर्जी है, चाहे वो अनजस्टिफाइड है, क्लियर, चाहे वो अनफेयर है, फिर भी वो अप्लाई होगा, फिर भी वो एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव ऐसा काम कर रहा है, अनफेयर ऑर्डर दे रहा है, अनफेयर अपने फंक्शन जो वो परफॉर्म कर रहा है, तो स्पेसिफिक टाइम पे वो आर्टिकल 21 की वायलेशन कंसीडर की जा सकती है। तो गोपालन केस में इस चीज को बिल्कुल जस्टिफाइड माना गया, यही कारण है पहली स्टेटमेंट जो वो सही है। और आर्टिकल 21 में अगर मैं बात करूंगा तो नो डाउट जब आर्टिकल 21 में मेनका गांधी केस हुआ, तो मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट जब उसने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जिक्र किया, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 है, वहां पे एक्सप्लिसिटली जो मेंशन किया गया है, तो एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है आर्टिकल 21 रीड करो, दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब है कि यहां पे जो लेजिस्लेटिव एक्शंस हैं उनसे प्रोटेक्शन मिलती है, यानी कि जो पार्लियामेंट है वो किसी भी तरह का लॉ पास कर सकती है। क्लियर? वो कभी भी आर्टिकल 21 की वायलेशन नहीं माना जाएगा, जो कि गोपालन केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने माना। लेकिन बाद में जब मेनका गांधी केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके साथ उसको इंटरप्रेट किया। यानी कि अब हमारे यहाँ पे हम लोगों को लिखा यही है, लेकिन जब हम समझते हैं तो उसको हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के नाम से समझते हैं। उस कंसेप्ट को मेनका गांधी केस के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में ऐड कर दिया। क्लियर? तो यही जो रीजन है जिसके कारण जो आपका जो स्टेटमेंट थी सेकंड वो आप लोगों को गलत थी, तो यही रीजन था, आपका आंसर जो था वो क्या था, ए था। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत बार न्यूज में आता है। क्लियर? देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एमपी लैड स्कीम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। हर एक जो एमपी होता है, चाहे वो लोकसभा का है, राज्यसभा का है, इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है, क्लियर, उसको जो है वो कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो सैंक्शन किया जाता है। क्लियर? तो उस पैसे को जो है वो यूज करता है अपने एरिया की डेवलपमेंट करने के लिए। तो उसी के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन को जो है वो डिजाइन किया गया है। तो पहला ऑप्शन जो है वो है अंडर द स्कीम ₹5 करोड़ पर एन्यूम इज डायरेक्टली डिस्पर्स टू दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर द डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क। क्लियर? कि जो एमपी होगा उसको 5 करोड़ जो वो डायरेक्टली इस स्कीम के अंतर्गत जो वो दे दिया जाएगा, जिसको वो अपने एरिया की डेवलपमेंट के लिए यूज करेगा। दूसरा है दी राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन रिकमेंड वर्क इन वन और मोर डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट फ्रॉम वेयर ही और शी हैज बीन इलेक्टेड। कि राज्यसभा वाले, जैसे शायद आपको पता ही होगा कि राज्यसभा जो है वो कहीं से कोई भी आ सकता है। मतलब जैसे अगर मैं बात करूंगा कि यूपी की मैं बात करूंगा, मध्य प्रदेश की बात करूंगा, गुजरात की बात करूंगा, तो वहां से जब कोई राज्यसभा के लिए इलेक्ट होकर जाएगा उस स्पेसिफिक स्टेट से, तो वो इंडिया के किसी भी कोने से हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो जिस राज्य से इलेक्ट होके आएगा, जिस स्टेट से इलेक्ट होके आएगा, वो वहीं पे ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी या मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी चूज करेगा और उनके ऊपर जो है वो इस पैसे को खर्च करेगा। तीसरा है जो नॉमिनेटेड मेंबर जो लोकसभा या राज्यसभा के अंदर रहेंगे, अब चलिए लोकसभा में तो नहीं है, लेकिन राज्यसभा के अंदर जो नॉमिनेटेड मेंबर्स रहेंगे वो किसी भी इंडिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो वो इस स्कीम के अंतर्गत अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। और लास्ट है दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 23 दिसंबर 1993। तो देखो बड़ा ही स्पेसिफिक और डेट्स जो है वो क्वेश्चन है।
तो कभी कभी इस तरह से जो वो आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, तो गलत भी हो सकती है सही भी हो सकती है, इस तरह का जो डेट है, एग्जैक्ट डेट या ईयर जो है वो मेंशन कर दिया जाता है, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल रहता है। तो चलिए 4 ऑप्शंस आप सब लोगों के सामने हैं, जल्दी से बताइए कि कौन सा आंसर जो है वो सही है, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ए, मतलब जो पहली स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, वो गलत है। इसके अलावा तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल सही है। क्लियर। पहली स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि जो 5 करोड़ मिलता 5 करोड़ ही है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं एमपी को मिलता है, वो बेसिकली एमपी डायरेक्ट करता है कि इस पैसे को जो है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के पास डायरेक्टली दिया जाएगा। वो मेरे पास अगर मैं एमपी हूं तो मेरे पास सीधा नहीं आएगा, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को वो डायरेक्ट करेगा, तो वो पैसा सीधा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के पास जाएगा, ना कि वो एमपी के पास जाएगा। यही रीजन है, या एमपी का कोई फंड है उसमें जाएगा, वो डायरेक्टली जो है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास जाएगा, और फिर ऑन द डायरेक्शन ऑफ एमपी वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी उस पैसे को खर्च करेगी। क्लियर। तो यही रीजन था कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, फोर्थ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट of 1993 provides the creation of NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। सेकंड है, चेयरपर्सन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इज अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दो स्टेटमेंट्स आप सब लोगों के सामने हैं, जल्दी से जो अपना आंसर मार्क करिए कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है। क्लियर। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका है ए, यानी कि जो पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। चाहे हम एसएचआरसी की बात करें, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें, या एनएचआरसी की बात करें, ये दोनों के दोनों जो बॉडीज हैं ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, और ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के बाद इनकी फॉर्मेशन की गई है। दूसरी स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि जो एनएचआरसी का चेयरपर्सन है उसकी अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर के द्वारा की जाती है, और जो उसका रिमूवल है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, पर यहां पे लिखा है अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यही रीजन है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी गलत है, और जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ सीएजी या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट। क्लियर। पहला है, सीएजी कंपाइल्स एंड मेंटेन्स अकाउंट ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो अकाउंट्स हैं सेंटर के हैं स्टेट के, वो सीएजी ही मेंटेन करता है। दूसरा है, सीएजी इज रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द सेम ग्राउंड्स एंड इन द सेम मैनर एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, की जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालते हैं वैसे इसको भी निकाला जाता है। अगला है, सीएजी सबमिट्स एनुअल ऑडिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली। क्लियर, कि सिर्फ वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देगा, इसके अलावा वो किसी को भी रिपोर्ट नहीं देगा। जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो और इस तरह का शब्द आपको देखने को मिले जैसे ओनली, तो मतलब ये फिर बोल रहा है कि इसके अलावा दे ही नहीं सकता है। तो इस तरह के जो वर्ड्स उनको आपने बहुत ही ढंग से जो है वो रीड करना है, पढ़ना है, क्योंकि बिल्कुल सही भी हो सकते हैं और गलत होने के जो चांसेस हैं वो इस तरह के शब्दों के ज्यादा रहते हैं। तो तीन ऑप्शन जो आप सब लोगों के सामने हैं, जल्दी से जो अपना आंसर मार्क करिए, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि नॉट करेक्ट है, यानी कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि इन तीन स्टेटमेंट्स में से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, गलत है। क्लियर। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है डी, जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत है। पहले नो डाउट जो सेंट्रल अकाउंट्स की मैं बात करूंगा, स्टेट अकाउंट्स की मेंटेनेंस की बात करूंगा, वो सीएजी के पास ही हुआ करता था, लेकिन 1976 के बाद जो सेंटर के अकाउंट्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए अलग से अकाउंट डिपार्टमेंट बना। आज भी स्टेट के डिपार्टमेंट की जो स्टेट्स हैं उनके अकाउंट की जो मेंटेनेंस है वो सीएजी के द्वारा की जाती है, लेकिन सेंटर की नहीं की जाती है। यही कारण है पहली स्टेटमेंट जो वो गलत है। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और तीसरी स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि जब सीएजी सेंटर के खातों की, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की मान लेते हैं ऑडिटिंग करेगा, तो रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा। लेकिन अगर वो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड की जो है वो ऑडिटिंग करेगा, तो वो किसको देगा, उस स्पेसिफिक टाइम पे वो अपनी रिपोर्ट जो है वो गवर्नर को सबमिट करेगा। तो यही कारण है, यही रीजन है कि जो आपकी पहली और तीसरी स्टेटमेंट है वो आपकी क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है। क्लियर। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी रिसेंटली जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज नॉट करेक्ट। पहला है, द एनसीबीसी हैज बीन कन्फर्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, यानी कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो मिल चुका है। दूसरा है, इट इन्वेस्टिगेट द मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स फॉर बोथ द ओबीसीज एंड एंग्लो इंडियंस। तीसरा है, जो कंडीशन एंड सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस है, इट इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। और लास्ट है,
इट प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट जो है वो देगा, एनुअली भी दे सकता है, वैसे भी इसकी मर्जी होती है तो वो दे सकता है। वो प्रेसिडेंट को देता है या नहीं देता है ये आप लोगों ने डिसाइड करना है, क्योंकि चार ऑप्शन जो है वो आप सब लोगों के सामने हैं। इन चारों में से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो सकती है, गलत हो सकती है, और आपने वही बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है। क्लियर? तो देखिए पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जल्दी बताइए शाबाश अगर आप इस लेक्चर को अभी देख रहे हो, कि कौन से आर्टिकल के अंदर या कौन सा आर्टिकल जो है उसके जरिए एनसीबीसी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी है। संविधान में जो अमेंडमेंट हुई है वो आपकी है 102nd अमेंडमेंट। क्लियर? तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा जो है देखिए, इसका काम सिर्फ ओबीसी को सेफ गार्ड करना है, जो एंग्लो इंडियंस हैं उनके लिए जो नेशनल कमीशन फॉर एससी है उसके पास ये पावर है, ना कि एनसीबीसी के पास। यही कारण दूसरी स्टेटमेंट गलत है, और तीसरी और चौथी स्टेटमेंट जो वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? तो यही रीजन है जो आंसर आज का आपका जाएगा वो है बी। तो देखिए जो एनसीबीसी है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में 102nd अमेंडमेंट हुई 2018 में, जिसके बाद हमारे संविधान के अंदर जो वो 338B आर्टिकल जो है वो उसको ऐड कर दिया गया। अगर मैं एनसीबीसी की बात करूंगा तो उसमें एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा, और 3 जो है वो इसके मेंबर्स होंगे। सारे के सारे जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेगा कि इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ओबीसीज के जो इंटरेस्ट हैं, जो लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं, उनको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना, कैसे कंडीशन जो है वो ओबीसीज की और बेटर हो सकती है, वो इंप्रूव हो सकती है, ये सारे के सारी पावर जो है वो एनसीबीसी को दी गई है। क्लियर? तो यही रीजन था, आंसर जो था वो आपका जो हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट है, इन रेफरेंस टू स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 350B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, the office of special officer for linguistic minority was created in 1960. Clear? Next है, this specific office falls under the Ministry of Minority Affairs. क्या पूछा है आपसे? करेक्ट और इनकरेक्ट? तो जल्दी से बताइए शाबाश। जो दो स्टेटमेंट्स आप सब लोगों के सामने हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट जो वो आपकी सही है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट है? देखिए हो सकता है कि इसी में से ही दो क्वेश्चन बन जाए कि जो आपका स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है वो कौन से आर्टिकल के अंदर है, उसकी फॉर्मेशन कब हुई, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है। तो एक ही क्वेश्चन में कभी कभी हम 3 अलग अलग क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर आ जाएगा डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। देखिए इसका जो आंसर है वो आपका, इसका आंसर डी नहीं आएगा। क्लियर? यहां पे गलती है, क्योंकि जो पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। नो डाउट जो आपका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का स्पेशल ऑफिसर है वो 350B के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई तो 350B के रूप में ही उसको ऐड किया गया, लेकिन इसकी जो फॉर्मेशन है वो 1960 में नहीं हुई, इसकी जो फॉर्मेशन है वो 1957 में हुई। और जो दूसरी स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर ही ये स्पेसिफिक मिनिस्ट्री जो है या स्पेसिफिक जो ऑफिसर है वो आता है। क्लियर? उसको अटैच किया गया है। ये रिपोर्ट जो है वो अपनी प्रेसिडेंट को देगा, लेकिन इस मिनिस्ट्री के जरिए जो है वो उसको देगा। क्लियर? तो यही रीजन है, इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आपका दूसरा होगा, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर, नॉट डी। क्लियर? चलिए 8th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 8th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू डिक्लेयर ए लॉ एज इनवैलिड इफ इट वायलेट्स। क्लियर? तो किस लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में? इफ इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखो यार, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओगे। क्लियर? कि डीपीएसपीज के लिए भी तो एक्ट पास होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए भी तो एक्ट पास होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कंपल्शन के ऊपर है कि जहाँ पे होगा ही होगा, यानी कि वो लॉ इनवैलिडेट होगा ही होगा अगर वो इन तीनों में से किसी एक प्रोविजन को वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्लियर? तो 3 ऑप्शन आप सब लोगों के सामने हैं, तो ध्यान रखिए इसके लिए जो है वो आपको आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। क्लियर? आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है कि अगर मान लो आपके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होगी तो उस स्पेसिफिक केस में जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी लॉ को जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है। जो डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ। नो डाउट जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज की मैं बात करूंगा तो उसके लिए लेजिस्लेचर हैज द राइट टू मेक लॉज। क्लियर? वो अलग बात है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली जो फंडामेंटल राइट्स हैं वही जस्टिसेबल इन नेचर है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट अगर उनकी वायलेशन हो रही है तो किसी भी लॉ को जो है वो इनवैलिडेट डिक्लेयर कर सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है, होपफुली आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो ध्यान रखिए
ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है और स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स को जो वो जरूर याद रख लेना। तो जो स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ए स्टेट फाइनेंस कमीशन वंस इन 5 ईयर्स अंडर आर्टिकल, तो कौन से आर्टिकल के अधीन जो है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट होता है? तो 4 ऑप्शन आप सब लोगों के सामने हैं, जल्दी से जो वो अपना आंसर मार्क करिए। तो देखिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 243 आई। क्लियर? तो ये बेसिकली पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए जो फाइनेंस कमीशन की अपॉइंटमेंट रहती है वो 243 आई आर्टिकल में लिखी गई है। यही कारण है इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, ये इजीएस्ट क्वेश्चन है आज का, जो सबसे आसान सवाल था वो यही था। वो यही है, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर इज ए प्रोविजन मेड इन। तो कहां, कौन से में? डीपीएसपी में, फंडामेंटल ड्यूटीज में, फंडामेंटल राइट्स में, या 11 शेड्यूल में कहां पे जो है वो जिक्र किया गया है कि जो भी बच्चा 8 साल से कम का होगा उसको जो है वो चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी? क्या वो एफडीज में है, डीपीएसपीज में है, या फंडामेंटल राइट्स में है? क्लियर? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आज आपका आ जाएगा वो आएगा दैट इज बी, डीपीएसपी। क्लियर? तो आर्टिकल 45 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पहले क्या हुआ करता था, आर्टिकल 45 में 6 से 14 साल के बच्चे की एजुकेशन का जिक्र किया गया था, बट 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद उसके कॉन्स्टिट्यूशन में 21A आर्टिकल के रूप में ऐड कर दिया गया, और जो 45 आर्टिकल है वहां पे 6 साल से कम के बच्चे का जो वो जिक्र किया गया। क्लियर? तो यही रीजन है, इसका जो आंसर था वो आपका क्या है, बी रहेगा। तो ये थे आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। होपफुली आप लोगों ने जो है वो आज एक कुछ नई लर्निंग की होगी, आज आपने कुछ नए टॉपिक सीखे होंगे, या अगर आपने कोई नई लर्निंग नहीं की तो एटलीस्ट आप लोगों का रिवीजन आज के सेशन में जरूर हुआ होगा। तो इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।